नमस्कार भैया बहन, मैं आचार्य धर्मेंद्र सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध भौदेपुर सीतामढ़ी से। ये आज हमारा कालांश दूसरा है। इसमें प्रथम कालांश में आपने निर्धनता की परिभाषा पढ़ी, निर्धनता क्या होता है इसको जाना, और उसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए हमने दो कहानी देखा था, उसको पढ़ा था, और उसमें देखने के बाद से हमको बहुत सारे पॉइंट्स मिले थे और उसी में से ये सारे बिंदु निकल कर के आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि निर्धनता का जो कारण है उसमें भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम और असहायता, ये सारे कारण निर्धनता को बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है, तो इन कारणों से लोग निर्धन होते हैं, यानी कि जो बेरोजगार होते हैं वो भी निर्धन होते हैं। परिवार का कर बड़ा होगा तो उनकी आय कम पड़ जाएगी, इसलिए वो भी निर्धन होते हैं। ठीक है, खराब स्वास्थ्य होने के कारण लोग अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, और जो बाल श्रम है यानी कि जो बालक काम करते हैं तो वो भी अपने स्किल, अपने कौशल को विकसित नहीं कर पाते और निर्धनता के शिकार हो जाते हैं। असहायता की भावना भी निर्धनता को बढ़ाने का कार्य करती है। इसमें लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। तो भूमिहीनता के बारे में तो आप जानते ही हैं, भूमि नहीं होने पर भी लोग गरीब हो जाते हैं। अब ये जो निर्धनता है, सामाजिक वैज्ञानिक इस निर्धनता के बारे में अपने विचार रखते हैं। ठीक है, तो जो सामाजिक वैज्ञानिक है इसको, निर्धनता को और व्यापक पैमाने पर उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं इनके द्वारा बहुत सारे सूचकों का प्रयोग किया जाता है और इन सूचकों के आधार पर वो निर्धनता का मापन करते हैं। तो इसमें आय है ना, और उपभोग का स्तर ये महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जो निरक्षरता है, कुपोषण है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, या स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है, या रोजगार के अवसर में कमी, या फिर सुरक्षित पेयजल है ना, या फिर स्वच्छता का पहुंच, यानी कि कैसे लोग स्वच्छ रहते हैं, कितना स्वच्छ रहते हैं, उसकी सुविधाएं। तो इसमें अगर कमी आती है तो ये सारे कारण निर्धनता के होते हैं। ठीक है, तो ये सभी को हम लोग सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे कि जो सामाजिक अपवर्जन है और असुरक्षा है, ये भी निर्धनता का विश्लेषण करने में काफ़ी हमारी सहायता करता है। तो आइए चलते हैं। सबसे प्रथम कारक जो है सामाजिक अपवर्जन। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये सामाजिक अपवर्जन होता क्या है। तो सामाजिक अपवर्जन, अपवर्जन का कहने का मतलब क्या होता है कि अलग कर देना, है ना, एक समूह को, एक समाज को दूसरे समाज से अलग कर देना। तो आप जानते हैं कि जो निर्धन समाज के लोग होते हैं वो एक बेहतर माहौल वाले और अच्छे यानी कि संपन्न लोग के साथ नहीं रह सकते। ठीक है, और वो संपन्न लोग उसको रहने भी नहीं देते, इसीलिए ये लोग अपवर्जित होकर के दूसरे अपने जैसे निर्धनों के साथ ही रहने को विवश होते हैं। तो यही हमारा क्या है, सामाजिक अपवर्जन है। इसको और विस्तृत में देखिए, जो सामाजिक अपवर्जन है ये हमारा निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। ठीक है, कारण भी हो सकता है और सामाजिक अपवर्जन ये परिणाम भी हो सकता है, यानी कि निर्धनता प्रदान भी कर सकता है। ठीक है, तो मोटे तौर पे ये क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सुविधा से युक्त व्यक्ति या समूह होता है, जो जितने सुविधाएं उनको मिल रही होती हैं, वैसे ही दूसरे समाज जो होते हैं निर्धन परिवार के, उनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति वस्तुओं का अच्छा उपभोग करता है, वहीं एक दूसरा व्यक्ति उसका उतने अच्छे तरीके से उपभोग नहीं कर पाता। ठीक है, और इसको और विशेष जानना है तो भारत की जो जाति व्यवस्था है वहाँ आप इसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखते होंगे कि कुछ विशेष जाति के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है, यानी कि अलग रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो परिवार होते हैं, ऐसे जो समाज होते हैं, उनकी आय दूसरे समाज के लोगों से कम हो जाती है।
ठीक है। और इससे भी जो निर्धन परिवार होता है उसको बहुत ज़्यादा क्षति होती है, ठीक है। तो ये सामाजिक अपवर्जन है, यानी सामाजिक अपवर्जन मतलब अलग रखना, ठीक है। आइए अब चलते हैं हम लोग असुरक्षा के ऊपर, ठीक है। तो जो निर्धन व्यक्ति होता है वो अपने आप को ज़्यादा असुरक्षित महसूस करता है, ठीक है। तो ये जो असुरक्षा की भावना है ये कुछ विशेष समुदायों जैसे कि पिछड़ी जाति के जो सदस्य होते हैं या फिर जो विधवा हो गए या जो शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति होते हैं, विकलांग व्यक्ति होते हैं, उनमें ये असुरक्षा की भावना ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे कारण निर्धन को निर्धन बने रहने में ज़्यादा सहयोग करते हैं, यानी कि उनका जो विकास होता है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि जो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति होता है वो एक सामान्य व्यक्ति के जैसा कार्य नहीं कर सकता है। तो उसी प्रकार से जो विधवा होती है, जो विधवा औरत होती हैं, विधवा कौन होते हैं? जिनका पति नहीं होता, ठीक है। तो उनको भी जो समाज है हे दृष्टि से देखता है और उनको भी वो अपने समाज में कार्य करने से रोकता है, ठीक है। उसी प्रकार से पिछड़ी जाति के भी लोग होते हैं, ठीक। तो ये सारे कारण हैं। और इसके अलावा जो असुरक्षा होता है ये इसके असुरक्षा के कारण जो परिसंपत्तियाँ होती हैं, या शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, इसमें कमी आ जाती है, ठीक है। तो यानी कि एक समुदाय के पास ये सारे विकल्प का अभाव होता है, ठीक है। और इस अभाव के कारण वो अच्छे तरीके से अपने को विकसित नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो असुरक्षा की भावना भी सुरक्षा भी निर्धनता को बढ़ाने में सहयोग करती है। और इसके अलावा कुछ सामान्य आपदाएं भी हो सकती हैं जिनके कारण लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। ये आपदाएं भूकंप, सुनामी, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं इनको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। आतंकवाद हो गया। तो इसमें क्या होता है कि सभी लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जो संपन्न लोग होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तुलना किया जाए अगर निर्धन समुदाय से, निर्धन परिवारों से, तो वो ज़्यादा असुरक्षित महसूस होते हैं। जैसे सुनामी, भूकंप में सबसे ज़्यादा क्षति उन छोटे लोगों का होता है, क्योंकि उनका जो घर होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है और इस प्राकृतिक आपदाओं से वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। भूकंप के कारण जो झोपड़ियाँ होती हैं, जो छोटे छोटे घर होते हैं, जो भूकंप रोधी नहीं बने हुए होते हैं, वो जल्दी ढह जाते हैं, ठीक है। तुलना अगर की जाए बड़े घरों से, तो वो उन घरों को काफ़ी कम क्षति होती है। जैसे कोई बिल्डिंग है बड़ा सा, तो वो घर जो होता है वो भूकंप रोधी बनाए जाते हैं, इसीलिए उनको कम क्षति होती है, ठीक है। साथ ही साथ नौकरियों की उपलब्धता भी निर्धन लोगों को कम होती है, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, इसीलिए उसकी कमी होती है, ठीक है। तो ये अधिक रूप से निर्धन व्यक्ति को प्रभावित करता है। आइए अब चलते हैं कि निर्धनता रेखा। देखिए, निर्धनता को निर्धारित करने के लिए हर देश एक रेखा खींच देती है, ठीक है। और वही रेखा, वो जो रेखा होती है, अब यहाँ पर निर्धनता को हमको परिभाषित करना है कि निर्धन व्यक्ति कौन होता है, ठीक है। तो उस निर्धनता को बताने के लिए एक रेखा की खींच दी जाती है कि देखो भाई, इतना कमाने से, जैसे आपको हमने बताया था कि अगर एक 5 व्यक्ति का परिवार है और वो 5,000 कमाता है, तो भारत में अगर 5,000 से ज़्यादा वो कमा रहा है वो परिवार, तो वो निर्धन नहीं रहेगा। यानी कि जो रेखा है वो क्या हो गई? वो 5,000 का आय हो गया। उसी प्रकार से गाँव में कुछ अलग रेखा खींची जाती है। तो इसको और ज़्यादा विस्तार से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद भैया बहन, आपका दिन शुभ हो।